हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सुबह 10 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस ब्लॉक है, जहां चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत भी है, उनका चैम्बर भी है, वहाँ कोई 250 से 300 वकला ने हमला कर दिया। और उसकी वजह ये है कि कल रात को इस्लामाबाद की जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है CDA, उसने F8 सेक्टर में जहां मकामी अदालतें हैं और उनके अतराफ़ में बेतहाशा वकला के चैम्बर्स बने हुए हैं, उनको गैर कानूनी करार देते हुए गिरा दिया। जिसके बाद वकला बजाय F8 में एहतजाज करते वो आज सुबह चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि G10 सेक्टर में वाक़ है, वहाँ पहुँच गए। और पुलिस के रोकने के बावजूद, क्योंकि वकला की तादाद बहुत थी, वो न सिर्फ चैम्बर के अंदर घुस गए बल्कि चीफ़ जस्टिस की जो वो कार्रवाई कर रहे थे अदालत की, उसमें भी रखना डाला। उसके बाद चीफ़ जस्टिस उठकर अपने चैम्बर्स में चले गए। तो वकला ने न सिर्फ अदालत के शीशे तोड़े, वहाँ जो LCDs लगी हुई थी उनको नुकसान पहुँचाया, सामान तोड़ फोड़ दिया, बल्कि उसके बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वो चीफ़ जस्टिस साहब के चैम्बर के अंदर चले गए। और चैम्बर के अंदर जा कर के तकरीबन 2 घंटे तक चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला को वहाँ महसूर रखा। कुछ वीडियोस भी आई हैं, मैं चाहता हूँ कि एक नज़र अगर आप उस वीडियो पे डाल लें जिसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये मामला हुआ है वो कानून के तहत हुआ है। सुबह से सर रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं हम। आपको जब भी प्रॉब्लम कभी भी आपकी हार लेके कभी रिजॉल्व ना हुई हो, आपके कहने के बगैर मैंने 2.5 साल आप लोगों की वेलफेयर के लिए और आपके लिए काम किया। अगर ये काम करने की वजह आप एक सेकंड स्टार्ट This is what he will assume. That is what has been said, what has been told. जी, ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला के चैम्बर के मनाजिर हैं जहां वो बैठते हैं। जो इसमें जो प्यारी और खूबसूरत बात है ना, हाँ। वो है जो एक खातून वकील ने अभी कहा है। मैं ख्याल के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि कुछ आप रिस्पेक्ट करें, मतलब या तो मेरी या तो अदालत के। वो कह रहे कि सर सुबह से ही तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जरा दोबारा अगर वो पहले वाली वीडियो दिखा दे कि किस तरह रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमें भी समझ आए कि यार रिस्पेक्ट होती क्या है। और ये मुझे नहीं पता कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में रिस्पेक्ट का ये लिखा हुआ है या किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है, लेकिन मतलब ये रिस्पेक्ट के मनाजिर हैं। ये रिस्पेक्ट है सर, इतनी रिस्पेक्ट तो इससे ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे याद है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को दी गई थी। आपको वो भी लेकिन ये तो देखें, लॉयर्स जो हैं वो तो अदालत के मुहाफिज होते हैं। बहरहाल जो भी आज हुआ उसके बाद FIR कट गई है तकरीबन इस वकला के ऊपर। उसमें 4 ख़वातीन वकला भी शामिल हैं और पुलिस अभी तक गिरफ़्तारी के लिए छापे मार रही है। जो अदालतें हैं वो तहक़्क़ुक़ सानी बंद कर दी गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और मकामी अदालतें भी, यानी जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं आता ये अदालतें बंद रहेंगी। जो FIR कटी है उसमें ये कहा गया है कि जब वो वहाँ गए तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस के गनमैन से उसका असला भी छीन लिया। उसके अलावा वहाँ एक ARY का कैमरामैन जो था उसको भी उन्होंने मारा पीटा। कुछ मुलाजमीन के साथ भी उन्होंने बिल्कुल सबके साथ। और उसके बाद जजेस को जो दूसरे चैम्बर्स से वो भी उठ के आए और जो कोर्ट के ऑफिशल्स आए वो उन्होंने मिन्नतें की वकला की। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद वो चीफ जस्टिस के चैम्बर से गए। अख्तर कियानी ने बहुत कोशिश की कि वकला को पैसिफाई किया जाए। और अब जाहिर है कि चूँकि बार और अदालत और बार का चोली दामन का साथ है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बिल्कुल मिडिल ऑफ द रोड पे स्टैंड ले रहे थे। और उन्होंने कहा कि जी जिस तरह इंतज़ामिया ने आपके चैम्बर्स को ढाया वो तरीक़ा भी गलत है, लेकिन अदालत के सामने गैर कानूनी तामीर भी गलत है। बिल्कुल। तो अच्छा जी सॉरी
उसमें जो है ना ये जो गैर कानूनी तामीर हाँ, है ये अभी से नहीं, ये 2013 से, बल्कि मेरा ख्याल में जब मैं तो क्योंकि इस्लामाबाद में रहा हुआ हूँ, ये जिस तरह से ये चैम्बर्स बने हैं, मतलब अब ये हालत हो गई थी कि जो जजेस के कोर्ट है उसके सामने चैम्बर्स बने हुए हैं, वहाँ कोई फुटपाथ नहीं छोड़ी गई, ना कोई दुकान छोड़ी गई, हर जगह कब्ज़ा हुआ है, बार बार नोटिस जाते हैं और अभी भी वकला कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला। एक साथ ग्राउंड है फेट का जो प्ले ग्राउंड है, वहाँ पर इन्होंने बना लिए थे, और ये अभी की बात नहीं हो रही, 2018 में ये मसला उधर भी शुरू हुआ कि वो प्ले ग्राउंड में इन्होंने 21 चैम्बर बनाए, CDA ने तोड़ दिए, तो उन्होंने CDA को जो है जवाब में अगले दिन 50 वहाँ चैम्बर्स बना दिए। और उस वक्त मुझे याद है चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया था और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज हुई थी, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि 2018 में जब CDA ने कोशिश की थी या कुछ कार्रवाई करने के लिए, कुछ ऐसा ही हुआ था, और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं उन्होंने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जजों को बंद कर दिया था ताल्लुक। देखो आज का जो वाकया है ना, ये मेरे ख्याल से होना ही था। उसकी वजह यह है कि F8 में जहाँ कचहरी है वो कमर्शियल एरिया है, वहाँ पहली बात तो ये है कचहरी क्यों है। जब इस्लामाबाद में हर शोबे को ज़मीन अलॉट की गई है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कमर्शियल एरिया में क्यों है, और वकला के लिए अलग से जो है ज़मीन वहाँ नहीं है। अच्छा, वो ज़ाहिर वकला को वहाँ काम भी करना है, ये मैं दूसरा बिल्कुल पहलू की तरफ आ रहा हूँ। तो अगर जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है मेन श्रीनगर हाईवे पे लेके गए हैं, उसी तरीके से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स प्लस वकला के लिए जो मुख्तलिफ जगह होती है हर शहर में, वो अगर कर देते तो बहुत सारे वाक़यात से वो हुआ है, मुख्तस हुई भी है जगह, लेकिन अभी वहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, और वहाँ लॉयर्स के चैम्बर्स के लिए वो हो रहा था, लेकिन क्योंकि मकामी अदालतें क्योंकि F8 में हैं तो वहीं मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स ये बात अब सॉरी टू से ये रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ मसला ये नहीं है कि आपकी जगह किधर है, आपकी जगह कहाँ होनी चाहिए। यहाँ मसला है कि सर आप होते कौन हैं हमारे खिलाफ एक्शन लेना, ये है ईगो का मसला, ठीक है। और ये जो कैंसर है ना, मैं कैंसर का ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इसको फैलने की इजाजत दी गई है और अब ये आपके हर ऑर्गन में फैल गया है ना, ये जिस किस्म का माफिया कल्चर जो हम यहाँ देख रहे हैं। बहुत आपके पास मौके थे इसको कंट्रोल करने के लिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जो हमला हुआ है, आप सबको याद है ना, मेरे ख्याल 2019 की आखिर में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी FIR रजिस्टर हुई है, उस वक्त भी FIR रजिस्टर हुई। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का क्या बयान आया था कि ये सब इल्जामात हैं, ये बेबुनियाद है, ये गैर कानूनी है, किसके पास सबूत है कि हमने ये किया था। सर वीडियोस हर जगह चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर भी जैसे वो बात की जा रही है, मैं यही कह रहा हूँ ना, वहीं पे मैं आ रहा था कि सब लोग फिर बार एसोसिएशंस की तरफ देखते हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा, इस्लामाबाद बार ने तो कह दिया कि जी हमारा मुतालबा ये है कि जो चैम्बर गिराए गए हैं वो तामीर किए जाएं और फ़ी चैम्बर 5-5 लाख रुपए भी दिए जाएं, और उसके अलावा जो उन्होंने कहा वो जो नई हमारी ज़मीन बन रही है उसमें भी 10 एकड़ ज़रा और शामिल कर ले। मुझे ताज्जुब हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो प्रेस रिलीज़ आई है वो इतनी अजीब सी है कि उन्होंने ये कहा कि जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को के करीब जो चैम्बर्स थे उनको आर्बिट्रेरली यानी बग़ैर किसी नोटिस के गिरा दिया गया, और उन्होंने ये कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो जो बार और बेंच यानी वकला और जजेस के दरमियान जो दोस्ताना रवैया होता है उसको कायम करने में अटरली फेल यानी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हालांकि अदालत के ही अहकामात पर CDA कार्रवाई कर रही थी, और ये अगेन आज का वाक़या नहीं, 2018 में उस वक्त के जो हाई कोर्ट के जज थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने भी यही ऑर्डर दिया था। उसके बाद CDA ने यही कार्रवाई की थी। उसके बाद अगले दिन वो दोबारा से चैम्बर्स वो हो गए थे और ये मामला गया था साकिब निसार साहब के पास। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस खोसा साहब के पास भी चला गया, वहाँ माफ़ी तलाफ़ी और ठंडे होकर के हो गए। लेकिन क्योंकि एक भी इन वाक़यात के बाद एक भी ना मेंशनिंग, एक भी वकील का लाइसेंस ना सस्पेंड हुआ ना उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ। अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले हैं, तो देखिए अब क्या होता है। मगर जो FIR कटी है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, एक वक्फा ले लें।
वेलकम बैक। और जो FIR काटी गई है उसमें इंसदाद दहशत गर्दी की यानी 780A की दफ़ात भी शामिल की गई हैं, तोड़ फोड़ की दफ़ात के अलावा, और चीफ जस्टिस को महसूर रसूर रखने की दफ़ात भी उसमें शामिल की गई हैं। जो अब सूरत हाल इस वक्त बनी है, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जुडिशरी जो है इस चीज़ के ऊपर स्टैंड लेगी, और लेना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े जो ऑफिस है उसको अटैक किया गया है। और माजी में हमने देखा कि निगोसिएशंस होती हैं, इवेंचुअली ज़ाहिर है बार और बेंच एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं, मगर जो पुलिस की कार्रवाई है इस ये FIR में, मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस को कोई शख्स नहीं मिल रहा था जो ये FIR लॉन्च करता, जिसकी वजह से ताख़ीर हुई, और अब से कुछ देर पहले ये FIR लॉन्च हुई। और FIR भी जो लॉन्च की है वो जो पुलिस चौकी का इंचार्ज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसकी मुद्दइयत में हुई है, यानी कोई गवाह, कोई लॉयर, कोई साइल तैयार नहीं है। इससे आपको बड़ी क्लियरली पता लगता है कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जी अगर इस वक्त आला टॉप जुडिशरी ने नोटिस नहीं लिया तो फिर कब लेंगे, कोई नोटिस नहीं लिएगा। और मतलब यही बातें हमने की थी जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे, उसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, पर हमला हुआ था कि ये अब देखेंगे हम, एक्शन होगा। एंड में क्या हुआ, मुकमुका। ठीक है, मुल्तान में अटैक किया गया, मुल्तान में अटैक किया गया। और इनफैक्ट ये जो बात हो रही है ना कि जी जो रिश्ता है बार और बेंच का, ये किस किस्म का रिश्ता है, ये एक पुरानी वीडियो आजकल दोबारा वायरल हो रही है तो ये 2019 की, अगर वो वीडियो ज़रा हम चला दें, कि एक मुल्तान के लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में, हाँ, वकला ने बाकायदा जज की अदालत में पतलून उतार दी। ये मेरे को मुहावरा नहीं है, ये एक्चुअली लिटरली उनकी पतलून उतार दी। ठीक है, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो अब क्या लिया जाएगा? देखिए, इन्होंने अपने ऊपर तो एक्शन नहीं लेना ना सर, क्योंकि वोट्स चाहिए, आपकी पार्टी है। और मैं ज़हन में एक सवाल आता है कि जब इस किस्म की प्रेशर आप डालें जजेस पर, हाँ, कितना प्रेशर होता होगा जजेस पर कि इनके हक में केसेस डिसाइड की जाएं, जब आपको पता है कि एक पूरा मॉब बाहर आपका इंतजार कर रहा है। और जो ताले भी लगा देंगे, अगर जो ताले भी लगा देंगे, वो पतलून उतार देंगे यार, ताले तो बहुत छोटी चीज़ है। और अब जो अपील कर रही है बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की भी कि भाई अदालतें खोली जाएं वरना साइलिन का नुकसान हो जाएगा, ये वही वकला हैं जो कि एडजर्नमेंट के लिए वो 1 महीने बाद की डेट, 2 महीने बाद की डेट, जितने हड़ताल करते हैं यार। तुम जो कह रहे हो ना क्वालिटी ऑफ डिसीजन, वो तो जाहिर है सफ़र करेगी, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ डिसीजन को हम भूल भी जाएं तब भी जो माहौल है, ये मतलब सोसाइटी, अगर आप गैंगअप नहीं है, अगर आप कार्टेल का हिस्सा नहीं है, अगर आप माफिया का हिस्सा नहीं है, तो अब आप इस मुल्क में सरवाइव नहीं कर सकते। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो। जजों को सलाम है, हुकूमत का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, सियासी जमातों का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, और फिर अपनी बरादरी के वकला का प्रेशर भी बर्दाश्त करते हैं और फैसले दे रहे हैं। लिहाजा हम मुझे अय्याशी लग रही है ये मौजू डिस्कस करना कि जी क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्या है। वो तो काम कर रहे हैं यार, बड़ी गनीमत बात है, मुझे तो ऐसा माहौल लग रहा है। और आप सोचें कि एक मॉब हो जहां चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला उनको समझाने की कोशिश करें कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमने चलना है, और वो जबकि वो कह रहे हैं सुबह से तो हम रिस्पेक्ट कर रहे थे, यानी सुबह 10 बजे कह रही हैं वो खातून वकील के हम सुबह से तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक ट्वीट, एक जुमले, एक 30 सेकंड के वीडियो के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लॉज हो जाते हैं। इससे ज्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई हो सकता है? और मतलब मैं बहुत ज्यादा गुस्से में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी दफा आज तक कितने वकीलों को कितनी वारदातों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे के कटहरे में खड़ा किया। अच्छा, इस बार जो है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैं एलामिया देख रहा था, उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि ये जो नॉमिनेट हुए हैं 21 वकला, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी चलेगी साथ साथ। तो लेट्स होप। लेकिन आज जब FIR के लिए कोई गवाह या मुद्दई नहीं मिल रहा था, तो भाई साहब ये पाकिस्तान के उन चंद मुद्दे से होगा जिनका फैसला 48 घंटे या 72 घंटे मरे थे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वो पूरी उनकी CCTV फुटेज, मरीज भाग गए थे, ये मतलब हॉस्पिटल इक्विपमेंट को तोड़ रहे थे। हम सब सोच रहे थे ना कि अब बस इस दफा तो होगा। कुछ लोग जले सड़े कहते कि सर क्या आप बातें कर रहे हैं, सर गलतफहमी कर दी होने वाला। मजे की बात नहीं, हुकूमत की गलती थी सर, आपने डिफ्यूज क्यों नहीं किया? ये होगा कि इन वकीलों की इस बदमाशी को
کے خلاف جو عدالتی کارروائی ہوگی اس میں کون وکیل پیش ہوگا جو کہ کہے گا کہ جناب یہ ہوا ہے، اور ایونچولی عدالت کو پھر انچارج سیکیورٹی کو جو ہے نا اسی کے بیان کے اوپر رہنا پڑے گا، کی بنیاد پہ بری کرنا پڑے گا۔ اچھا دیکھو بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک تو آج ہمیں یہ ایک مثال ہمارے سامنے آئی ہے نا، مافیا کا امپیونٹی، آپ جو بھی کہنا چاہو، پریویلیج اینڈ پاور، اور ایک اور ہے جو سندھ میں ویکسینیشن پر ہوئی ہے۔ میں خیال ایک وقفہ لیتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے کم و بیش، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ چین کی طرف سے پاکستان کو تحفے میں دی گئی کرونا ویکسین جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونی شروع ہو گئی ہے صوبوں میں۔ جو طبی عملہ ہے جو اس کرونا کے خلاف جنگ میں ہمارا فرنٹ لائن سولجرز کا کردار ادا کر رہے تھے، 250 سے زائد طبی جو ڈاکٹرز، پیرامیڈکس وہ جاں بحق بھی ہوئے اس بیماری سے لڑتے ہوئے، تو باقاعدہ طور پر اس کی ڈسٹریبیوشن شروع ہو گئی۔ آپ تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو یہ ویکسین لگ رہی ہے، اور باقاعدہ این سی او سی عملے کے لیے ہے، ہاں صرف طبی عملے کے لیے پہلے مرحلے میں، اور باقاعدہ این سی او سی نے کوڈز دیے ہوئے ہیں کہ طبی عملے کا ہر ڈاکٹر کا، ہر پیرامیڈک کا ایک کوڈ ہے جو اسی کو لگے گا۔ مگر پرسوں رات کو انسٹاگرام پہ ایک تصویر پوسٹ ہوتی ہے ایک خاتون کی اور ان کے شوہر کی کہ وہ ویکسین لگوا رہے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے بہت سے ڈاکٹرز ایسے کر رہے تھے، مگر بعد میں یہ اختہ کھلا کہ یہ جو دونوں میاں بیوی ہیں یہ طبی عملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دراصل سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی صاحبزادی اور ان کا شوہر ہیں، جو جن کا طب سے اور جہانگیر اشتیاق ان کا طب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر ایک دم ہاہاکار مچ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو ویکسینیشن ڈرائیو ہو رہی ہے یہ واقعہ اوجھا ہاسپٹل کا ہے، جہاں پرسوں 450 کے قریب طبی عملے کو یہ ویکسین لگائی گئی۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان کو بھی ویکسین لگ گئی۔ اب جو کوڈز تھے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ کیسے یہ ان کو وہ کوڈ مل گیا اور کیسے انہوں نے وہاں جا کر کے ویکسین لگا دی۔ جو انچارج تھی وہاں کی ان کو ڈاکٹر انیلا قریشی، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، نہ ہی میرا قصور ہے، کیونکہ مجھے کوڈز دیے گئے تھے، اور ان دونوں نے بھی وہ کوڈز دکھائے جو کہ طبی عملے کو مختص کیے گئے تھے۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر انیلا قریشی کو نہیں پتا تھا۔ اچھا ایک تو تھوڑا سا پروسیجر ہم سمجھتے ہیں نا، آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں اس ایس ایم ایس والے نمبر پر، اگر آپ کے ان کے ڈیٹا بیس کے مطابق آپ طبی عملے میں سے ہی ہیں تو پھر آپ کو پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سمن صاحبہ اور جہانگیر صاحب نے اپنا این آئی سی ڈالا اور ان کو کوڈ ملا۔ یہ ایسے ہے کہ یار تو لائن میں لگ جا، ہاں میں مطلب پیسے لے لے میرے سے بعد میں لے لو۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنا کوڈ ان کو بیچا ہے۔ اچھا ان کی صرف یہ شناخت نہیں ہے کہ یہ محمد زبیر صاحب کی بیٹی ہیں اور یا ان کے داماد ہیں۔ In and of himself, he is a very successful اور کافی wealthy businessman. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایک چیز بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ پیسے آتے ہیں تو آپ اتنے used to ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو اس میں ہینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، 2 نمبری یا جو بھی۔ ابھی کینیڈا میں بالکل اس سے ملتی جلتی سٹوری آئی ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آپ یہ کریں، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے لائن کاٹی ہے اور پھر اپنی سوشل میڈیا پر پکچرز اپلوڈ کریں۔ یار مطلب میسج یہ ہے کہ جو بگاڑنا بگاڑ لیں۔ ایسا ہے نا کہ جیسے میں مطلب کل جا کے مطلب کسی کا موبائل چوری کر لوں and I'm like feeling blessed stealing a Nokia یا whatever, you know، یہ لیول ہے یار۔ اب مسئلہ ہے کہ کیا جائے، ٹھیک ہے آپ نے انکوائری کر دی، آپ نے ان کو سسپینڈ کر دیا، کیا ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا کم از کم امپرسنیشن کا، انڈینجرنگ ادر ہیلتھ اسٹاف کا؟ انفیکٹ ایک جو آج سوشل میڈیا پر کسی نے ایک سجیشن پوسٹ کیا اور میرا خیال ہے کہ وہ اعلیٰ سجیشن ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کمیونٹی سروس دیں کہ یہ پولیو ورکرز کے ساتھ جا کر لوگوں کو ٹیکے لگائیں، کوئی 100-200 گھنٹے کی آپ کریں اس طرح کی۔ اچھا
इसमें क्योंकि ये असद उमर साहब की भतीजी भी हैं जो कि NCOC के सरबराह हैं और मोहम्मद ज़ुबैर की साहबजादी भी हैं। जरूरी नहीं है तो कि जाहिर इनके है चचा और इनके अब्बा को इसका कार्रवाई का इल्म भी I हो। doubt it हाँ, personally. नहीं, I doubt it. उन्होंने इस बात का कह दिया है कि उन्होंने कहा हमें नहीं पता ये दोनों कैसे ने हुआ कह है। हाँ, लेकिन इससे ये ज़रूर साबित होता है कि आप अगर अशराफिया से हैं ना, आप सिस्टम के अंदर कहीं भी घुस सकते हैं और जो एडवांटेज आपने लेना है वो ले लेंगे, नोइंगली कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। नज़ला सारा गिरा है उस डॉक्टर के ऊपर जो ये कह रही है रिटर्न के मेरे पास लिस्ट थी, कोड्स थे, मुझे जिसने कहा कि जी ये मेरा कोड है, मैंने उसको वैक्सीन लगा दी। तुम सही कह रहे हो कि इन पे इम्पर्सोनेशन का केस बन बिल्कुल बन सकता है और भी चीजें बन सकती है। देखिए अगर आप अगर थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बात करें कि इस लूप होल को आप प्लग कैसे कर सकते हैं, तो सिर्फ कोड नहीं होना चाहिए, आपका बकायदा आपको शनाख्ती कार्ड भी दिखाना चाहिए, उसके साथ आप फिर एक और डबल चेक करें, क्योंकि ये तो देखो अभी हो रहा है यार, जब पूरी रोल आउट होगी इस तरह के दर्जनों केस आपके सामने आएंगे, दर्जनों केस आपके सामने आएंगे। हम थोड़ी सी यहाँ पे कनाडा की मिसाल ले सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी क्या हुआ कि वैंकूवर से एक कपल, अच्छा वो भी करोड़पति, डॉलर करोड़पति, ठीक है, वो गए यूकॉन जहां पर ये इमरजेंसी में ना ये नेटिव अमेरिकन के यहाँ वो लग रही थी, उन्होंने कहा कि जी हम भी हेल्थ वर्कर हैं, उनको लगी, उन पर कितना लगा है, मैं ख्याल $3,000 कनेडियन डॉलर की फाइन, और अगर मुकदमा साबित हो गया तो 6 महीने नौकरी तेल हो गई उनकी, नौकरी से निकाल दिए गए। नौकरी क्या सर, वो कैसीनो एग्जीक्यूटिव है, उसने तो पिछले साल उसने 35 लेकिन वो जिस इदारे में मियां बीवी काम कर रहे थे उन्होंने कहा भाई साहब हमें आपकी खिदमत नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन वो उस माशरे में बाहर अगर कोई पकड़ा जाए तो कम से कम उस पर लान तान तो होती है। हमारे यहाँ नज़ला गिरता है हमेशा किसी लो लेवल एम्प्लॉय के ऊपर कि जनाब आपने क्यों किया। अच्छा, लेकिन बाकायदा आप पूरी कार्रवाई करें, आप पूरी इंक्वायरी करें, अगर किसी भी अमले का इसमें रोल है आप उनको भी प्रोसिक्यूट करें, लेकिन सबसे पहले तो जिन्होंने किया है आप उसको करें ना यार, उन्हें पकड़े तो सही कि भाई आपने कैसे तिब्बी अमले का हक मारा है। क्योंकि जब आप इस लेवल, एंड अगेन यार मुझे इस चीज पे मतलब इतनी हैरत होती है कि आपको पता है कि आप लाइन काट के आ रहे हैं एंड देन यू आर पोस्टिंग अ सेल्फी फीलिंग ब्लेस्ड गेटिंग द फर्स्ट जैब। यार मतलब बहुत बंदा क्या कह सकता है। मुझे ये लगता है इनको सजा के तौर पे ये भी करना चाहिए, दूसरी डोज है वो कम से कम इनको जो है ना बिल्कुल आखिर में जब तक तमाम पाकिस्तानियों को लग जाए का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तब तक बारी आएगी तो लगेगी ना। हाँ, लेकिन दूसरी डोज जाहिर पहली डोज जो लगवा सकता है दूसरी की लगवा। अच्छा, बेस्ट पार्ट है कि यार ये वो लोग हैं जो आराम से अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप दुबई जाकर वहां पर लगा दो, सही बात, आप प्राइवेटली किसी के थ्रू इंपोर्ट करा दो, लेकिन नहीं प्राइवेटली हो रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप आगा खान चले जाएं, उनसे पता कर लें, आप किसी से वो करके यार थोड़े पैसे ज्यादा, और आपके लिए वो क्या पैसे ये तो वो लोग हैं जो 10,000 लोगों के लिए वैक्सीन मतलब अपनी जेब के अपने वॉलेट में से पैसे निकाल के दे सकते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हर जगह वैक्सीन आम है, तो आप आगा खान चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, वहां भी मेरा ख्याल है क्या होगा जो भी आ रहा होगा। माय पॉइंट इज कि मतलब ये करने की इनको कतई जरूरत नहीं थी, और फिर इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं। कौन हो तुम लोग यार, कौन हो तुम लोग, वक्फा ले लो बोलते रहे। वेलकम बैक। अली सतपारा, पिछले 72 घंटे से ये नाम सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, ख़बरों में, अखबारात में, चैनल्स पे। ये आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के जेपी मोहर जैसे कोपैमाओं के साथ K2 को सर्दियों में सर करने का रिकॉर्ड कायम करने के लिए निकले थे। आखिरी इत्तलात आने तक वो ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन वापसी में तूफ़ान के सबब राब्ता खो बैठे और अब तक लापता हैं। उनकी तलाश के 2 कोशिशें हो चुकी हैं पाकिस्तान आर्मी की मदद से, भरपूर ताउन से, और उनके रिश्तेदार और बाकी जो कोपहमा हैं उन्होंने भी एक रेस्क्यू ग्रुप बना लिया है, वो भी इस तलाश में मसरूफ़ हैं। कल सुना है कि तीसरी कोशिश होगी अगर मौसम बेहतर हुआ, तो अभी हम कुछ कन्फर्म नहीं कर सकते, उनके बारे में सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है 2016 में सुमेरा जज्जा जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था अली सतपारा का, जो कि आज उन्होंने अपडेट भी किया है। उसके हिसाब से 44 साला मोहम्मद अली स्कर्दू के नज़दीक सतपारा गांव में पैदा हुए 2 फरवरी 1976 को। गांव की बेशतर आबादी का ज़रिया माश ही
کو پہما جو ٹیمیں آتی ہیں ان کے ساتھ قلی بن کے 2 پیسے کمانا ہے۔ ستپارہ 2004 میں K2 کے لیے پہلی مہم میں شامل ہوئے تھے ویٹ اٹھانے والے آدمی کے طور پہ۔ اس سے پہلے وہ سیاچن گلیشیئر کی بلندیوں تک پاکستان آرمی کے لیے سپلائی کا کام بھی کرتے تھے، وزن اٹھا کے اوپر جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس وقت کہا تھا کہ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں فوج یا پولیس میں جاؤں جہاں تنخواہ کے ساتھ ساتھ مکان بھی یا کوارٹر بھی مل جاتا ہے، مگر میرا دل تو کوہ پیمائی میں اٹکا ہوا تھا۔ اچھا 2006 میں محمد علی ستپارہ نے 8000 میٹر کی جو گشابرم ہے چوٹی ہے اسے سر کیا۔ کیسے؟ پیسے تو تھے نہیں، سیکنڈ ہینڈ آلات اور کٹس اور جوتے انہوں نے اسکردو میں سے جمع کیے، پھٹے پرانے تھے، ان کی خود مرمت کی اور وہ پہن کے انہوں نے ننگا پربت جو کہ کلر پیک کہلاتی ہے وہ سر کی 2006 میں۔ اچھا انہوں نے شکوہ یہ کیا کہ غیر ملکی کو پہما ہمیں اوپر تک تو لے جاتے ہیں مگر چوٹی تک نہیں جانے دیتے، کہیں ہم ان کے اعزاز اور ان کی جو پبلسٹی ہے اس میں ان کے حصے دار نہ بن جائیں، انہیں خدشہ رہتا ہے۔ وہ اکثر ہماری خدمات کا اعتراف بھی نہیں کرتے، حالانکہ کوئی بھی کو پہما جو نیپالی شیرپا کمیونٹی ہے یا ہماری کمیونٹی اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی اوپر جانے میں۔ اچھا محمد علی ستپارہ نے براڈ پیک چوٹی 2 بار سر کی، ننگا پربت 2 دفعہ سر کی، ایک بار گرمیوں میں اور دوسری بار سردیوں میں۔ یہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے ننگا پربت۔ اچھا یہ جو دوسری جو ننگا پربت والی سٹوری اگر اجازت دیں تو اس میں نا جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہاں پر کچھ تلخلامی ہو گئی تھی 2 کلائمبرز کے بیچ میں، اور علی صاحب کو ستپارہ صاحب کو یہ ڈر لگا کہ وہ جو سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا نا وہ ایک کلائمبر کا تھا اور وہ ناراض ہو گیا، وہ واپس جانے لگا۔ تو پھر دوسرے جو کلائمبر تھے مورو صاحب، انہوں نے کہا کہ یار تم میرا سوٹ لے لو، اور اینڈ میں اس کا انتظار کیا اور وہ دونوں ساتھ ننگا پربت پہ گئے۔ اور مورو کا کہنا تھا کہ یہ ہے ننگا پربت کے لیے جو ٹینزنگ ہے بڑے مشہور جو ہیں پورٹر، ایوریسٹ کے لیے اتنا اعزاز۔ مجموعی طور پہ 8000 فٹ سے اونچی جو ہیں 14 چوٹیاں ہیں دنیا میں، اس میں سے علی ستپارہ نے 8 سر کی ہیں۔ اچھا زیادہ تر لوگ بقول علی ستپارہ معاشی مجبوری میں قلی بنتے ہیں، اور بیس کیمپ تک وزن اٹھانے کا ان کی جو ہے اس نے آئیڈیا دیا 2016 میں کہ ہمیں 8,500 سے 10,000 روپے تک کی پیمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہمارے کام کے نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں میں سے کوئی بھی اس شعبے میں آئے، وہ اعلیٰ تعلیم کر کے کچھ زندگی میں کرنا چاہیے، لیکن ان کا جو بیٹا تھا ساجد علی ستپارہ وہ اس وقت بچہ تھا، بڑا ہو گیا، پڑھا لکھا، لیکن اس نے بھی کو پہمائی کو جوائن کر لیا ہے۔ اچھا زیادہ تر غیر ملکیوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ غیر ملکی جو ٹیمیں ہوتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ادارہ سپانسرشپ دیتا ہے، مگر پاکستانی کو کوئی سپانسرشپ نہیں ملتی ہے، اور جو الپائن کلب ہے وہ بھی زیادہ تر اپنی مشہوری میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں نیپال کی طرح ٹریننگ کا کوئی انتظام نہیں ہے، جو بھی اپنے بل پہ پاکستانی کو پہما سر کر لیتا ہے، الپائن کلب کا کام یہ ہے کہ 10 روپے کا ہار لے کے اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اتنا خرچہ کرتا ہے الپائن کلب۔ اچھا جب 2016 میں K2 سر کرنے کی 60ویں سالگرہ پہ ایک پاکستانی کو پہما ٹیم جس بارہ بھی شامل تھے انہوں نے K2 سر کیا، تو یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ایک اطالوی ٹیم نے ان کو سپانسر کیا، پاکستان کے کسی ادارے نے سپانسر نہیں کیا ہے۔ تو سرپرستی نہ ہونے کے سبب بقول ستپارہ کو پہما بننے کا خواب اکثر لوگوں کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ محمد علی ستپارہ ہر پاکستانی کی طرح ہماری بھی خواہش ہے کہ تم واپس آ جاؤ۔